G7 का ही आप सर जिक्र कर रहे थे, तो G7 देशों के नेता जापान में शिखर सम्मेलन की जब तैयारी कर रहे थे, उसी समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के अपने समकक्षों से मुलाकात की। आखिर पश्चिम का विकल्प बनने की योजना के तहत चीन मध्य एशिया में किस तरह अपना प्रभाव बढ़ा रहा है? इसके अलावा G7 और क्वाड के संयुक्त बयान को जिस तरह चीन ने खारिज किया, उसे कैसे देखते हैं? नीरज जी, देखिए, आपको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि पहली तो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस जी, और ये बहुत है। एक बार पहले भी मैंने कोट किया था, एक बहुत पुरानी राइटर थे जिन्होंने लिखा था, और वो उन्होंने करीब 30 साल पहले लिखा था ये, कि जो सेंट्रल एशिया के ऊपर उन्होंने राज का जो करेगा वो लिखा था। एक तरह से मतलब जो इन्फ्लुएंस रखेगा वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफ़ी आगे आएगा जी, और इसीलिए यहाँ के लिए आप देखिए सभी जो है जब वहाँ कोशिश करते रहे, अमेरिका भी, नाटो भी, हिंदुस्तान भी, भारत भी, और चीन अब कर ही रहा है जी। ब्लिंकन भी गए थे अभी 2 महीने पहले, वहाँ कुछ कंट्रीज में मिले और चीन ये कर रहा है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले अगर आप देखें तो G7 की जो बात किए हैं कि शुरुआत वहीं से हुई G7, और G7 ने पहली बार अगर आप देखें तो खुल करके चीन के विरुद्ध बोला है। आप इसके पहले की सारी मीटिंग्स देख लीजिए, जो इंग्लैंड में मीटिंग हुई थी उसमें थोड़ा बहुत मेंशन था, ट्रेड के ऊपर था चीन में उस समय, बिकॉज ट्रम्प के टाइम काफ़ी ट्रेड का वो था, उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन भी लगाए थे चीन के साथ, लेकिन इतने कड़े शब्दों में नहीं था जितना कि इस बार हुआ है। हम सबको पता है कि चीन के बारे में, चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में खुल के बोला गया है, इंडो पैसिफिक के बारे में बोला गया है, और बड़ा क्लियरली ये बोला गया है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है दुनिया में वो हर हालत में मेंटेन होनी चाहिए हर एक कंट्री की। एंड ऑफ कोर्स इंडिया के इंस्टेंस पर इंडिया तो हमेशा भारत बोलता रहा है, ये चीज़ आई है वहाँ पर। तो इस बार काफ़ी कुछ मैसेज गया है और चीन का तिल मिलाना इसके ऊपर वाजिब है, बिकॉज उसने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से चीज़ें आएंगी जी। और उन्होंने यहाँ तक बोला कि G7 खुद देखे कि क्या क्या कर रहा है, इतने कंट्रीज़ में वो यूक्रेन में रह करके लड़ाई करा रहा है। बाकी उसने उन्होंने कोट किए हैं कोरिया, इन्होंने इराक, इन्होंने अरब कंट्रीज़ का कोट किया है कि वहाँ पर जा कर के इन्होंने यही किया है जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इसमें आई हैं और नेचुरली ये चीज़ फ़र्क पड़ा है। अब जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में हमेशा अगर आप देखें तो रूस का दबदबा रहा है। रूस जो है वहाँ पर, क्योंकि वो थे भी इनके साथ के और उनके नस्ल के लोग हैं, सोच उस तरह की थी, तो रूस का दबदबा ज़्यादा था। और बहुत सालों से अमेरिका या नाटो ट्राई कर रहे थे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पर अपना थोड़ा कब्जा नहीं कहूँगा मैं, अपना जो है दम दिखाने की, अपनी जो है इन्फ्लुएंस लाने की, जो सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। अब जब रशिया लड़ाई में आ गया, थोड़ा पीछे हो गया है, उतनी इनकी मदद शायद नहीं कर पा रहा है, तो चीन को लगा कि इस वॉइड को हम फिल करें और वहाँ पर अपनी नीति अपनाएं। और इसीलिए चीन जो इसको वल्फ वाली नीति बोली जा रही थी कि वो तो खूंखार नीति अपनाता है, उसको छोड़ के अब चीन जो है सॉफ्ट डिप्लोमेसी पर आ गया है। तो वो चीज़ लेकर के चीन चल रहा है कि अपना दुनिया में दिखाने के लिए कि हम जो है अपना सभी के साथ हैं। आप अगर पढ़ें उन्होंने क्या यहाँ पर बोला है, तो यहीं जो 5 देशों में कि हम जो है आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, आपके कल्चर को और आपके साथ मिल करके चलेंगे जी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम, हमारी ये नीति होगी, हम ये चीज़ अपनी अपनाएंगे। तो ये जो एक बहुत बड़ी जो चेंज हुई है इसमें, इनकी सोच में, चीन के बारे में। अब इन्होंने लेकिन G7 ने आप देखिए ये भी बोला है, उन्होंने बोला है कि चीन जो है इनको, रूस को हथियार नहीं दे और रूस से लड़ाई बंद करने में मदद करे जी। ये भी चीज़ उन्होंने बोली है। इनडायरेक्टली दो चीज़ बोल रहे हो कि आप उनकी मदद भी कर रहे हो और लड़ाई को भी आप रुकवा नहीं रहे हो। दूसरी चीज़ जो मेन देखने की है
कि ये जो इन्होंने, चीन ने भी बोला है कि ये जो इतने सैंक्शंस कर रहे हैं G7, आप खुद देखें कि वो खुद सैंक्शंस किए जा रहे हैं, वो ज़्यादा विस्तारवादी नीति है, उनका कहना है। ये सब चीज़ें लेकर के ये चीज़ चलेगी नहीं। लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ वो करना चाहता हूँ, G7 अभी वो G7 नहीं रह गया जी। G7 को भी लगा कि वो, जैसे हम भारत कहता है कि जो साउथ है, ग्लोबल साउथ को लेके चलना है, कि बिना इन देशों के चलेगा नहीं G7 भी। कोई जमाना था G7 जो कहता था, जो नीति होती थी, सब मान लेते थे। अब वो चीज़ नहीं है। अब G7 कहेंगे वो अपना करें, जो लोग जो कॉम्पिटेंट हो रहे हैं देश, वो कहते हैं हम आत्मनिर्भर होंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। इसीलिए G7 ने, अगर आप देखिए, इस बार उन्होंने 8 ग्लोबल साउथ के देशों को बुलाया था इसमें जी, और इससे पहले भी बुलाया था, और अब वो बुलाते रहेंगे, क्योंकि ये इनको अब G7 चूंकि वो नहीं रह गया, इनकी वो कहते हैं कि वो दबा के चलाने वाली चीज़ तो रही नहीं, हर एक देश अब नहीं मानेंगे। और देश जो है ग्लोबल साउथ के, आप देखिए जिस कंट्री में मोदी गए, आप हर जगह लोगों ने यही बोला कि हम आपके साथ हैं। फिजी में देख लीजिए, पपुआ गिनी में लोग यही कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ के आप ही लीडर हैं, बिल्कुल आपके साथ हम आपके लीडरशिप में चलना चाहेंगे। और भारत ने पहली बार ग्लोबल साउथ की बात करनी शुरू की, बात ही सुनने की, थर्ड वर्ल्ड के नाम नहीं लिया, ग्लोबल साउथ कह रहे हैं जी। जिस तरह भी हैं, कुछ ना कुछ हर एक देश में है जी, जिसको मिला के चलेंगे। तो अब ये चीज़ इनको ग्लोबल अपना G7 को भी लग गई है। और जहाँ शी जिनपिंग का सवाल है, आप देखिए शी जिनपिंग पिछले कुछ महीनों में उन्होंने G20 अटेंड किया, उन्होंने ये आपका SCO समिट अटेंड की, उन्होंने UAE और ईरान को, उनके बीच जो है आपस में वार्ता कराई, संधि कराई, सीरिया को वहाँ बुलाए जी, उन्होंने यूक्रेन से मध्यस्थता करने के लिए जो है भी बात की, ये भी चीज़ वहाँ पर उन्होंने की। तो ये काफ़ी एक्टिव रहे हैं। और ये जो है ईरानियन प्रेसिडेंट से मिले थे, तो काफ़ी एक्टिव रहे हैं शी जिनपिंग, क्योंकि उनको लगा है कि ये विस्तारवादी नीति से अब ये इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है, तो उसको लेकर के चल नहीं सकते अकेले जी। तो वो भी ये चाहते हैं कि हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी लेके चलें। और आप देखिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में जहाँ ये गए हैं, उन्होंने बात उनकी की है हर एक के साथ कि जो आपकी चीज़ें हैं, आपको चाहिए, वो हम करेंगे। और ये इन्होंने रेल नेटवर्क की भी बात की है, एयर नेटवर्क की भी बात की है वहाँ पर। और ऑफ कोर्स एग्जैक्ट बेल्ट और रोड इनिशिएटिव तो नहीं बोला, बट उन्होंने बोला कि हम कनेक्टिविटी रखेंगे कि आपकी मदद उसके लिए हो सके एनर्जी सेक्टर में जी, और जो इनके इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो ये जो चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है कि आप देखिए इन्होंने वहाँ ये भी दिया कि करीब 4 बिलियन 3.8 बिलियन और समथिंग डॉलर्स की ग्रांट दे रहे हैं, ग्रांट कम एड देंगे उनको डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का ट्रेड जो कुछ साल पहले सिर्फ 20 बिलियन डॉलर में था, 70 बिलियन डॉलर आज की हो गया है। तो नेचुरली इनकी भी इंटरेस्ट है वहाँ पर जाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देख करके इनको बहुत ज़रूरी था कि अपना इन्फ्लुएंस बनाए। और ख़ास करके जब रशिया डाउन हो रहा है कि ये नाटो और वो ये अपने इन्फ्लुएंस नहीं कर सके वहाँ पर। तो और स्पेशली जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान में था, तो बगल में था, इन कंट्रीज़ के यूज़ भी कर रहा था, उनके बेसिस उनकी मदद कर रहा था। अब वहाँ से निकल गया है तो उसको इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए चीन जो है वहाँ पर वो जा करके ये सब अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। तो ये बड़ा लॉजिकल है। और जो इस बार G7 से, जैसे आपने कहा कि इसको जो क्रिटिसिज्म मिली है उसको भी भरपाई ये इसी हिसाब से करना चाहता है जी, कि हम आपकी अब सब नहीं सुनेंगे, हम भी अपने कुछ देशों में रखेंगे और उनको साथ लेके चलेंगे, आपसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम करेंगे। तो ये चीज़ जो है करेंगे। इसके साथ एक चीज़ और है, G7 की वैल्यू इसलिए भी कम होगी कि जो ट्रेड है अभी तक डॉलर ही मेन था, अब ये कंट्रीज मिल करके ये अपना नया वो शुरू कर रहे हैं। और इन्होंने 3R का नाम दिया है, रूपी, रूबल
और एक और इन्होंने दिया है नाम रूपी, रूबल और रियाल या रैंड, ऐसा मतलब इन करेंसीज को आगे लाया जा रहा है। चाइना ने तो अपना आगे ले ही आया था, या गोल्ड को ला रहे हैं कि इसकी जगह गोल्ड से हम ट्रेड करें। और गोल्ड सार से लेके रशिया से लेके इन कंट्रीज में है, इस्तेमाल हो सकता है। तो इस वजह से G7 का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।